Hello everyone, welcome to our Physics Choice YouTube channel and my name is रूपिंदर। आज हम 11th क्लास में मैकेनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैकेनिक्स में आज का हमारा चैप्टर होगा काइनेमैटिक्स और काइनेमैटिक्स के अंदर आज हमारा टॉपिक होगा मोशन इन 1D, मोशन इन 1 डायमेंशन। तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स से। Now what is mechanics? Mechanics is a branch of physics which deals with the bodies which are at rest or in motion. मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जो उन बॉडीज़ के बारे में स्टडी करता है, उन बॉडीज़ के बारे में डील करता है जो बॉडीज़ रेस्ट में होंगी और मोशन में होंगी। मीन्स रेस्ट प्लस मोशन, दोनों टाइप की बॉडीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं मैकेनिक्स के अंदर। मैकेनिक्स को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हम मानते हैं कि 3 पार्ट्स से मिलकर के मैकेनिक्स बना है। कौन कौन से होंगे वो पार्ट्स? स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स से मिलकर के मैकेनिक्स बना है। स्टैटिक्स का मतलब क्या होगा? जहाँ भी स्टैटिक वर्ड आए, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, काइन का मतलब होता है मोशन एंड डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। रेस्ट प्लस मोशन कंबाइन को हम मैकेनिक्स बोल रहे हैं। स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट, मीन्स स्टैटिस्टिकल फिजिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच होती है या फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जो उन ऑब्जेक्ट के बारे में, उन बॉडीज़ के बारे में डिस्कस करता है जो बॉडीज़ रेस्ट में होंगी। काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स उन बॉडीज़ के बारे में डील करता है जो बॉडीज़ मोशन में होंगी। अगर दोनों मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं तो क्या डिफरेंस है काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स के अंदर? काइनेमैटिक्स कॉज ऑफ मोशन की बात नहीं करता। कॉज ऑफ मोशन का मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी मूविंग है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसकी मोशन के पीछे का कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा मोशन के लिए, या कॉज क्या है मोशन का, रीज़न क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करते काइनेमैटिक्स में। सिंपली ओनली हम मोशन की बात करते हैं, उस मोशन के पीछे कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उसकी बात नहीं करते। जबकि डायनामिक्स के अंदर कॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है तो उसकी मोशन के पीछे कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा। ये मेजर डिफरेंस होता है काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स के अंदर। अब यहाँ पे हम रेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो रेस्ट और मोशन होते क्या हैं? वैसे तो आप 9th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो रेस्ट, मोशन, कुछ और टर्म्स को भी, बट रेस्ट और मोशन एक बार दोबारा आपको बता रहे हैं। रेस्ट का मतलब क्या होगा और मोशन का मतलब क्या होता है? रेस्ट मीन्स देर इज़ नो चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है उसको हम रेस्ट में बोलते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है टाइम के साथ उसको हम मोशन में बोलते हैं। मीन्स मोशन में उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी, रेस्ट में उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती टाइम के साथ। अब मोशन भी हमारा 1D में हो सकता है, 2D में हो सकता है, 3D में हो सकता है। 3 टाइप से मोशन हो सकती है मेनली, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, मोशन इन 3D। आज का हमारा टॉपिक होगा मोशन इन 1D। सो मोशन इन 1D के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? सेकेंडली मोशन इन 2D, मोशन इन 3D। 1 डायमेंशन का मतलब होता है जब हम सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की बात करते हैं या ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। इसके अंदर मेनली आपके एग्जाम्पल्स रखेंगे। अगर कोई व्हीकल या कोई भी बॉडी स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है तो वो हमारा 1D का ही एग्जाम्पल होगा। स्ट्रेट पाथ में जितनी भी बॉडीज ट्रैवल करेंगी उन सभी को हम 1D में कंसीडर करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, चाहे वो x हो या फिर ओनली y हो या ओनली z हो, एक कोऑर्डिनेट होगा हमारा।
2D के अंदर हम दो कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बॉडी इस टाइप से मूविंग है, लाइक सर्कुलर मोशन या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस टाइप की मोशंस में दोनों कोऑर्डिनेट आएंगे, एक्स भी होता है, वाई भी होगा, या फिर वाई जेड या फिर जेड एक्स। जब हम दो कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, दो टाइप की मोशन होगी, हॉरिजॉन्टल भी होगी और वर्टिकल भी, दोनों टाइप की मोशंस होती हैं, उसको हम 2D में कंसीडर करेंगे। 3D के एग्जांपल्स हमारे हो जाएंगे, किसी भी बॉडी को अगर स्पेस में रखा जाता है तो उसके तीनों कोऑर्डिनेट हम कंसीडर करते हैं एक्स, वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स। तो स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम रखते हैं तो वो सभी आपके एग्जांपल्स होंगे 3D के। बट आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन 1D। काइनेमेटिक्स के अंदर कुछ टर्म्स हम डिस्कस करेंगे, लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। तो स्टार्टिंग करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। देखिए, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में, तो हम सिर्फ इनके डिफरेंस को लेके चलेंगे, क्योंकि मेनली आपका जो क्वेश्चंस होता है वो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी से निकल के आएगा। तो क्या डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? सबसे फर्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यहां हम बोल सकते हैं एक्चुअल पाथ लेंथ। एक पॉइंट इनिशियल होगा और दूसरा फाइनल पॉइंट होगा। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो टोटल पाथ लेंथ होगा, उस पाथ लेंथ को हम डिस्टेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ए हमारा इनिशियल पॉइंट है और सी हमारा फाइनल पॉइंट है। ए से सी पॉइंट पे हमें पहुंचना है, तो बीच में कोई पॉइंट बी होगा, तो हम दो टाइप से पहुंच सकते हैं, ए से बी, बी से सी, या फिर ए से सी भी हम जा सकते हैं। तो अगर हमसे टोटल पाथ लेंथ की बात की जाए, अगर हम इस पाथ से ट्रेवल करते हैं from initial point to final point, so total distance is AB plus BC। टोटल पाथ लेंथ को हम डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। बस यही मेन डिफरेंस होता है, दोनों ही लेंथ होती हैं। ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगी या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी हम बोल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर इसी डायग्राम के अंदर हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कौन सी होगी? ए पॉइंट से अगर हम डायरेक्ट सी पॉइंट पर पहुंचते हैं, सो ए सी इज द डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सेकेंड पॉइंट, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी and displacement is vector quantity। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होगी जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर का मतलब, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होंगी जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होंगी जिनका मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। डिस्टेंस हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो कुछ भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। ज़ीरो उस केस में होगी अगर हम इनिशियल पॉइंट से चले, अगर बी हमारा फाइनल पॉइंट है, ए से बी पॉइंट पे गए और दोबारा फाइनल से हम इनिशियल पॉइंट पे आ जाते हैं। इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे गए, दोबारा फाइनल से उसी इनिशियल पॉइंट पे आ जाते हैं।
हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही हो जाए उस केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाती है 0। नाउ फोर्थ पॉइंट इज डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ पाथ, कि किस शेप से हम जा रहे हैं इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, किस शेप से हम जा रहे हैं उस शेप पे डिपेंड करता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट शेप ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होती है, ये शेप पे डिपेंड नहीं करता। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशनशिप होता है। अगर आपको 4 कंडीशंस दी जाएं, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, या फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा होगा। फोर्थ ऑप्शन, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल कब होगा, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। या हम बोल सकते हैं जब कोई बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करे उस केस में भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट केस पॉसिबल है, लेकिन कब पॉसिबल होगा, जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करती है या अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती है। सेकेंडली, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा होगा या फिर बड़ा होगा। डिस्टेंस होती है टोटल पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। तो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ही आएगी। सो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। सो रिलेशनशिप आ गया, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। आगे इस रिलेशनशिप का हम यूज़ भी करेंगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमने डिफरेंस देखे, अब हम करते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। स्पीड और वेलोसिटी के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। कोई बॉडी यूनिट टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम स्पीड बोलते हैं। एंड वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, कि कितने टाइम में उस बॉडी का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। अब देखिए, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस होगा वही स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस होगा, क्योंकि टाइम क्या होती है, टाइम तो एक स्केलर क्वांटिटी होगी और दोनों में ही सेम है। टाइम का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और दोनों में टाइम तो सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो जो डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आएंगे वही हमारे स्पीड और वेलोसिटी में आ जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट था ये हमारा। सेकंड पॉइंट, स्पीड हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, बट वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो कुछ भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर का मतलब इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में इसकी डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मेन डिफरेंस होता है स्पीड और वेलोसिटी में कि स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती जबकि वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो कुछ भी हो सकती है, बट स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जैसे हमने डिस्कस किया था अभी, डिस्टेंस
इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ये रिलेशनशिप देखा अभी, ये ट्रू है हमारा, ऑलवेज ट्रू होगा, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से अगर हम रिलेट करें तो स्पीड इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू वेलोसिटी। स्पीड की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है वेलोसिटी के। स्पीड इक्वल होगी वेलोसिटी के जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के इक्वल होंगे, या बोल सकते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप नोट कर लेना। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू वेलोसिटी। यूनिट्स क्या होंगी? देखिए, यूनिट एंड डायमेंशंस के लिए अलग से आपके लिए वीडियो डाली हुई है, जिन स्टूडेंट्स को डिटेल में पढ़ना है आप उस वीडियो को देख सकते हो। यूनिट्स होंगी स्पीड की डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, टाइम को लिखते हैं हम सेकेंड में। अगर डिस्टेंस स्मॉल होगी तो उसकी यूनिट होती है मीटर, अगर लार्ज डिस्टेंस होगी तो उसको हम किलोमीटर में मेज़र करते हैं। जैसे मेनली बस की क्या बोलते हैं, किलोमीटर पर आवर की, एक आवर में कितना किलोमीटर वो चलिए। लार्ज डिस्टेंसेस के लिए किलोमीटर यूज़ करेंगे, स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए हम मीटर यूज़ करते हैं। मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट सेम होंगी। अगर डायमेंशंस की बात करें तो इनके डायमेंशंस होते हैं m0 L1 t की पावर -1। डायमेंशनल फार्मूला स्पीड और वेलोसिटी का इक्वल होगा, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट्स इक्वल होती हैं। तो ये डिफरेंस था स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। अब हम बात करेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बीच में। एवरेज स्पीड क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? देखिए, अगर कोई बॉडी मूविंग है तो कभी भी वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल नहीं करती है, उसकी मोशन कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी, उसकी मोशन चेंज होती है। मीन्स अगर कोई बॉडी मूविंग है या फॉर एग्जांपल कोई बस मूविंग है तो उसकी स्पीड वेरिएबल होती है, उसकी स्पीड चेंज होती है टाइम के साथ। अगर उसकी स्पीड चेंज होगी तो कभी वो 40 की स्पीड से चलेगी तो कभी 50 की स्पीड से, कभी 55, कभी 60 की स्पीड से। वेरिएबल स्पीड के साथ अगर कोई बस ट्रैवल करती है और हमसे पूछा जाए कि उसका एवरेज स्पीड कितना होगा तो हम एस्टिमेशन लगा के बोल देते हैं कि अप्रोक्स 50 या 55 की स्पीड से वो चल रही होगी। हम एवरेज आउट करके बताते हैं, तो उसी एवरेज स्पीड की हम यहाँ पे बात करेंगे। एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसके बारे में भी हम इसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? कई बार हम सोचते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर मीन या एवरेज का मतलब होता है अगर दो स्पीड दी हैं, दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। एवरेज स्पीड हर बार v1 + v2/2 नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस ये हमें डिफरेंट रिजल्ट प्रोवाइड करती है, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले एवरेज स्पीड को लिखते हैं हम टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है इसका, और इसी का यूज़ करके हम रिलेशंस कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब देखिए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने लिखा है। अब इस फॉर्मूले के डेरिवेशंस करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस के कोरस्पॉन्डिंग, क्या क्या रिजल्ट हमें एवरेज स्पीड के मिलते हैं। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी if a particle covers half of total distance with v1 speed and remaining half with v2 speed,
in a straight path. Calculate the average speed. ये हमें कंडीशंस दी गई है। फर्स्ट केस में एक पार्टिकल है जो टोटल डिस्टेंस का, अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट होगा। टोटल डिस्टेंस दी गई है दोनों पॉइंट्स के बीच की एस। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस के अंदर, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस को हम एस बाई 2 कंसिडर करते हैं, रिमेनिंग हाफ भी एस बाई 2 ही बचेगी हमारे पास। फर्स्ट हाफ पोर्शन में वो बॉडी v1 स्पीड के साथ ट्रैवल करती है और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस के अंदर वो बॉडी v2 स्पीड के साथ ट्रैवल करती है। मीन्स हमें स्पीड और डिस्टेंस की बात की गई है और एवरेज स्पीड पूछेगी, एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी होगी। देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब इस केस में हमें टोटल डिस्टेंस दी गई है s, टोटल टाइम नहीं दिया गया है, तो टोटल टाइम को हम मान लेते हैं t1 प्लस t2। देखिए टाइम दिया नहीं गया है, जो फैक्टर ना दिया उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। t1 t2 को कैलकुलेट करेंगे तो टाइम होता है, स्पीड होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस है s बाई 2 फर्स्ट पोर्शन के अंदर, फर्स्ट हाफ पोर्शन में, और इसके अंदर स्पीड हो जाएगी v1। t2 की वैल्यू होगी s बाई 2 v2, वैल्यूज पुट करेंगे और सोल्व करेंगे। s डिवाइडेड बाय s बाई 2 v1 प्लस s बाई 2 v2। s यहाँ से कॉमन आ रहा है, नीचे से s बाई 2 को कॉमन ले लेंगे, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। s से s कैंसल आउट हो गया, 2 पर चला जाएगा, 2 डिवाइड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। एलसीएम लेंगे इसके अंदर अब हम, सो 2 डिवाइडेड बाई v1 v2, एलसीएम आ जाएगा v2 प्लस v1, तो यहाँ से रिजल्ट बनेगा 2 v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। दिस इज आवर एवरेज स्पीड। ये एवरेज स्पीड की वैल्यू हो जाएगी जब डिस्टेंस और स्पीड हमें दिए गए हैं, टाइम की कोई भी बात नहीं की है। देखिए एवरेज स्पीड में मैंने आपको पहले ही कहा था, ऐसा नहीं करना है कि 2 स्पीड को ऐड किया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया, या अगर 3 स्पीड दी हुई है तो तीनों को ऐड किया और 3 से डिवाइड कर दिया, ऐसा हमें नहीं करना है। यहाँ पे रिजल्ट हमारा अलग निकल रहा है, 2 v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। अगर इसी के अंदर अगर हम दूसरा केस पढ़ते हैं एवरेज स्पीड के लिए, केस 2 के अंदर कंडीशंस थोड़ी सी चेंज कर दे। अगर हम टाइम की बात करें, इनिशियल पॉइंट होगा और बी हमारा फाइनल पॉइंट होगा। एक बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रेवल करती है और ए से बी ट्रेवल करने के लिए उसका टोटल टाइम टी दिया गया है, और ये बोला गया है कि फर्स्ट हाफ टाइम के अंदर, फर्स्ट हाफ इंटरवल ऑफ टाइम में वो v1 स्पीड के साथ ट्रैवल करती है और रिमेनिंग हाफ इंटरवल ऑफ टाइम में वो v2 स्पीड के साथ ट्रैवल करती है। तो इसकी टोटल एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या होगी? एवरेज स्पीड इस केस में क्या आएगी? देखिए एवरेज स्पीड हमें पता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टाइम तो टोटल दिया गया है लेकिन डिस्टेंस हमें टोटल नहीं दी गई, टोटल डिस्टेंस की वैल्यू हमें नहीं पता, तो जो फैक्टर हमें नहीं पता उसी को कैलकुलेट करना है। टोटल डिस्टेंस को हमने मान लिया s1 प्लस s2, 2 पोर्शन में डिवाइड किया है तो 2 डिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे, s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाय t। अब डिस्टेंस क्या होती है? इसी फॉर्मूले से देखिए डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितनी है पहले पोर्शन में v1, फर्स्ट हाफ पोर्शन के लिए टाइम है t बाय 2। सिमिलरली s2 की वैल्यू होगी v2 इंटू टी बाई 2, वैल्यूज़ को पुट करेंगे यहाँ पे। s1 की वैल्यू होगी v1 इंटू टी बाई 2 प्लस v2 इंटू टी बाई 2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम t। इसी को सोल्व करेंगे अब हम। ऊपर से देखिए t बाई 2 कॉमन आ रहा है, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई t,
टी से टी कैंसिल हो गया, रिजल्ट बन रहा है V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे रिजल्ट बन रहा है कि दोनों वेलोसिटी स्पीड को हमने ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, बट ये केस तब पॉसिबल है जब हमें टाइम और स्पीड दिए गए हों और डिस्टेंस के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो। तो दो केसेस हमने डिस्कस किए हैं, दोनों के लिए हमारे रिजल्ट अलग अलग आए हैं। अगर इसी के अंदर हम एडवांस केस की बात करें, ये हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, S/2 अगर इसी टोटल इंटरवल को A से B के टोटल इंटरवल को हम 3 पार्ट्स में या फिर मोर देन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आएंगे। ये A पॉइंट है हमारा, ये B पॉइंट है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारा टोटल डिस्टेंस S दिया गया है। अगर इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, S/3 S/3 S/3, पहले पोर्शन में V1 स्पीड, दूसरे में V2 और V3 स्पीड के साथ कोई बॉडी ट्रैवल करती है और हमसे एवरेज स्पीड की बात की जाए तो जो मेथड अभी हमने अप्लाई किया सेम यही वाला मेथड हमें अप्लाई करना है। दो के केस में रिजल्ट आया था 2V1 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। अगर हम 3 इक्वल इंटरवल में डिवाइड करते हैं डिस्टेंस को और तीनों इंटरवल्स के अंदर स्पीड की वैल्यू अलग अलग होगी, टाइम की कोई बात हम नहीं कर रहे हैं इस केस में, तो यहाँ पे हमारा एवरेज स्पीड का रिजल्ट आता है 3V1 V2 V3 डिवाइडेड बाय V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1, ये रिजल्ट हो जाएगा 3 के केसेस में। ऐसे ही अगर आपको डिफरेंट केसेस दिए गए हैं तो आप उसी मेथड से इजीली आंसर को कैलकुलेट कर सकते हो। सेम अगर हम टाइम की बात करें, यहाँ पे 2 टाइम इंटरवल थे, अगर इसको हम 3 में डिवाइड करते हैं T/3 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 के अंदर तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा। 2 के लिए रिजल्ट था V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2। अगर हम 3 की बात करें तो रिजल्ट बन जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाय 3। ये हो गया एवरेज स्पीड। बस आपको ध्यान क्या रखना है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं लगाना है, बहुत ही सिंपल है, उसी मेथड को अप्लाई करना है, सिंपल स्टेटमेंट को लेके चलना है और आंसर को कैलकुलेट करना है। जो फैक्टर्स दिए गए हों उनको नोट करना है, जो नहीं दिए गए हैं उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ये हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के लिए जर्नल रिजल्ट्स कैलकुलेट किए हैं। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं। अगर इसी स्टेटमेंट के अंदर हम चेंज कर दें, ए पार्टिकल कवर्स 3/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस, 3/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 and remaining distance with speed v2 in a straight path calculates its average speed। इस केस में क्या करना है, कंसेप्ट हमारा सेम रहेगा जो आपको बताया था। एवरेज स्पीड is equals to total distance divide by total time। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस की और स्पीड की बात की गई है, टाइम हमें नहीं पता तो टाइम कैलकुलेट करेंगे। टोटल डिस्टेंस मान लिया s है, टोटल डिस्टेंस हमारी s है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। टोटल डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के बीच का s दिया गया है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो s है। फर्स्ट 3/4 पोर्शन के अंदर 3s/4 डिस्टेंस में वो बॉडी v1 स्पीड से ट्रैवल करती है और रिमेनिंग डिस्टेंस के अंदर, रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी होगी, s/4 बचेगी। अगर पहली हमारी 3/4 होगी तो बाकी 1/4 डिस्टेंस में रह जाएगी। 1/4 डिस्टेंस के अंदर वो बॉडी v2 स्पीड के साथ ट्रैवल करती है और हमें एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करना है। टोटल डिस्टेंस दिया गया है, टाइम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा जैसे जनरल केस में किया था। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। t2 की वैल्यू हो जाएगी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, बहुत इजी है। 3s/4 v1 टाइम t1 प्लस t2। एलसीएम लेंगे, नीचे से s/4 हमारा कॉमन आ रहा है, सो 3/v1 प्लस 1/v2।
एस से एस कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से देखिए 4 डिवाइडेड बाय, नीचे एलसीएम लेंगे हम 3/v1 प्लस 1/v2। जब इसको हम सोल्व करते हैं एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा v1 v2 3v2 प्लस v1। तो ओवरऑल सोल्व करने के बाद आंसर आएगा 4v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस 3v2। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इसी टाइप से स्टेटमेंट्स हमारी कुछ भी दे सकता है। यहाँ पे 3/4 1/4 की बात की, अगर कोई अदर डाटा देगा तो आपको कंसेप्ट सेम रखना है और रिजल्ट को कैलकुलेट करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। हम बेसिक न्यूमेरिकल से एडवांस तक के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये हमारे बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं। P इनिशियल पॉइंट है और Q फाइनल पॉइंट है। ये डायग्राम दिया गया है। राम एंड श्याम 2 पर्सन है। राम पाथ 1 से ट्रेवल करता है जबकि श्याम पाथ 2 से ट्रेवल करता है। राम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे पहुंचता है पाथ 1 से, जबकि श्याम इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे पहुंचता है पाथ 2 से। P से Q का ये डिस्टेंस दिया गया है 100 मीटर और रेडियस दी गई है यहाँ पे 50 मीटर। ये डायग्राम दिया गया है और इसमें हमसे पूछा गया है फर्स्ट में कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है राम एंड श्याम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राम एंड श्याम। सेकेंडली पूछा गया है कि कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया जाता है राम और श्याम के द्वारा। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय राम एंड श्याम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछे गए हैं राम और श्याम के लिए। ये आपको डायग्राम दिया गया है, डायग्राम समझा दिया है। अब इसके लिए रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं। पहले निकालते हैं हम डिस्टेंस राम और श्याम के लिए। डिस्टेंस इन केस ऑफ राम, राम P से Q पॉइंट तक पहुंचता है। इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे पहुंच रहा है पाथ 1 से, तो इसका तो डिस्टेंस सीधा हमें दिखाई दे रहा है कि राम के केस में एक स्ट्रेट पाथ दिया गया है, तो राम का तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। ये आपको रिजल्ट भी बताया था, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है या अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करती है, तो इसके लिए देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। डिस्टेंस हो जाएगी 100 मीटर राम के केस में, सिंपल था। अब डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे श्याम के केस में। श्याम जा रहा है पाथ 2 से। अगर इस पाथ 2 को हम कंप्लीट करें तो ये एक सर्कल बनता है और कंप्लीट सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr। लेकिन श्याम जा रहा है सेमी सर्कुलर पाथ से, सेमी सर्कल कवर करता है, तो सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस हो जाएगा पाई इंटू आर। तो राम का डिस्टेंस और श्याम का डिस्टेंस हो जाएगा पाई इंटू आर। आर की वैल्यू हमें दी गई है 50 मीटर, रेडियस गिवन है, सो 50 पाई आपका डिस्टेंस हो जाएगी श्याम के केस में। ये डिस्टेंस कैलकुलेट किए। अब हम डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ राम एंड श्याम। डिस्प्लेसमेंट देखिए, ये तो स्ट्रेट पाथ में है राम, तो राम का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल ही होगा, तो राम का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अगेन 100 मीटर। श्याम का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ये राम के लिए था, ये श्याम के लिए है। श्याम का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, तो अगर ये P से Q पॉइंट तक पहुंचने के 2 वे हैं, पाथ 1 एंड पाथ 2, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? हमारा पाथ 1 ही शॉर्टेस्ट होगा। तो राम के केस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जो श्याम के केस में डिस्प्लेसमेंट वो हो जाएगा जो राम के केस में था। सो डिस्प्लेसमेंट इज अगेन 100 मीटर। तो ये आपके 4 केसेस बताए हैं, डिस्टेंस इन केस ऑफ राम एंड श्याम एंड डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ राम एंड श्याम। अगर इस इक्वेशन के अंदर हमसे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात करें कि एवरेज स्पीड क्या होगी राम की और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी राम की, सेम श्याम के लिए भी पूछा गया है। बट स्पीड और वेलोसिटी के लिए टाइम गिवन होना चाहिए, तो राम को लगते हैं 4 सेकेंड इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में,
शाम को लगती है 5 सेकेंड इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में। टाइम दे दिया, राम के लिए 4 सेकेंड, शाम के लिए 5 सेकेंड। अब काफ़ी इजी हो जाएगा। हमें कैलकुलेट करनी है एवरेज स्पीड। देखिए एवरेज स्पीड होगी राम के केस में। राम के लिए एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड इज अ टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब राम के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी है? राम का डिस्टेंस है 100 मीटर का, 100 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना दिया गया है राम के लिए? 4 सेकेंड का। सो 100 बाय 4 इट मीन्स 25 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड हो जाएगी राम के केस में। एवरेज स्पीड इन केस ऑफ श्याम, श्याम के केस में एवरेज स्पीड कितनी होगी? डिस्टेंस है 50 पाई, पाई की वैल्यू हम रख देंगे 22/7 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है श्याम के केस में? 5 सेकेंड का। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड में। उसके बाद हमें कैलकुलेट करनी है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट किसके लिए? दो केसेस हैं, एक राम और एक श्याम है। राम के केस में एवरेज वेलोसिटी होगी, राम का डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर टोटल डिस्प्लेसमेंट, राम के लिए टोटल टाइम है 4 सेकेंड का। सो 100 बाई 4 25 मीटर पर सेकेंड राम के लिए हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी। और श्याम के लिए, श्याम के केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट श्याम का भी 100 है, बट टाइम देखिए, टाइम है श्याम के केस में 5 सेकेंड का। ये मिस्टेक नहीं करनी है, कई बार मिस्टेक कर देते हैं, जल्दी जल्दी में 4 सेकेंड ही लिख देते हैं हम। टाइम यहाँ पे 5 सेकेंड का दिया गया है, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा बेसिक न्यूमेरिकल था। एक ही न्यूमेरिकल के अंदर हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट किया। अब इससे डिफरेंट कुछ न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। सो our numerical is a runner completes 1 round of circular path of radius r in 40 seconds. What will be his displacement after 2 minutes 20 seconds? डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद, बट कंडीशंस क्या दी गई हैं? एक कंप्लीट सर्कल है, एक रनर्स कंप्लीट करता है एक राउंड को 40 सेकेंड में। एक कंप्लीट सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस दी गई है कैपिटल R, और ये मान लेते हैं हमारा इनिशियल पॉइंट है P, और सर्कल का एक राउंड कंप्लीट होगा तो दोबारा हम P पॉइंट पे ही आएंगे, मीन्स इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमारा सेम होगा। कंप्लीट होता है एक रिवोल्यूशन, यहाँ से चले वापस इसी पॉइंट पे आ जाएंगे 40 सेकेंड के अंदर, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूछी गई है 2 मिनट 20 सेकेंड्स के बाद। अब देखिए 2 मिनट 20 सेकेंड को टोटली पहले हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। 2 मिनट 20 सेकेंड इज इक्वल्स टू 2 मिनट का मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड होंगे, सो 120 सेकेंड एंड 20 सेकेंड। देखिए 120 सेकेंड के अंदर 20 सेकेंड को हमने ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारा रिजल्ट इसी से सिंप्लीफाई हो जाता है। 40 सेकेंड लगते हैं एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में, तो 120 सेकेंड लगेंगे 3 रिवोल्यूशंस को कंप्लीट करने में, मीन्स 3 रिवोल्यूशंस करेगा 120 सेकेंड के अंदर। तो 20 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन होगा? हाफ रिवोल्यूशन हो जाएगा। बस इनके लिए वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करनी है। अगर 3 कंप्लीट रिवोल्यूशन होंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एक रिवोल्यूशन के केस में डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, तो 3 रिवोल्यूशंस के केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि जिस इनिशियल पॉइंट से चले फाइनली हम उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। तो 3 कंप्लीट रिवोल्यूशन में तीनों में ही 0 + 0 + 0, सो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। इसके लिए हमें कैलकुलेट करना, अगर हाफ रिवोल्यूशन होता है तो हाफ रिवोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आएगी। अभी लास्ट हमने न्यूमेरिकल किया था राम श्याम वाला, उसके अंदर आपको कैलकुलेट करके भी बताया था। अगर ये हाफ रिवोल्यूशन मान लिया P से आया है वो Q पॉइंट तक, यहाँ तक आने में उसको लगती है 20 सेकेंड, क्योंकि कंप्लीट में 40 सेकेंड लग रहे हैं। तो ये वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ P से Q तक का,
और ये पाथ लेंथ किसके इक्वल होगा, ये r होगी, ये भी कैपिटल R होगी। दिस इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द सर्कल, p क्या होगा, डायमीटर ऑफ द सर्कल। सो हाफ रिवोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 इंटू कैपिटल R, तो इसका टोटल रिजल्ट हो जाएगा 0 + 2r, तो आंसर हो जाएगा आपका 2 कैपिटल R, ट्वाइस ऑफ रेडियस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ए व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर, एक व्हील है जिसकी रेडियस दी गई है 1 मीटर, वो व्हील रोल करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में हाफ ए रिवोल्यूशन, आधे रिवोल्यूशन तक उसने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, कि पहले जो पॉइंट ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में था उसके बाद वो पॉइंट जहाँ पे मूव करेगा उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट पूछा गया। देखिए इसमें क्या है, अगर ये कोई व्हील है और ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे पहले जो पॉइंट था वो हमने P कंसीडर कर लिया, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे जो पॉइंट था वो P था, इस पॉइंट को हमने कंसीडर कर लिया Q। इसकी रेडियस दी गई है 1 मीटर, इसकी रेडियस हम R मान लेते हैं स्टार्टिंग में, बाद में इसको 1 मीटर पुट कर देंगे। तो ये रेडियस है, ये व्हील मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना मूव करेगा, हाफ रिवोल्यूशन, यहाँ से यहाँ तक का, मीन्स ये P पॉइंट ऊपर पहुँच जाएगा और Q पॉइंट हमारा नीचे आ जाएगा। तो हाफ रिवोल्यूशन के बाद इस व्हील के अंदर ये जो P पॉइंट है ये तो ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पे, इसको मान लिया हमने P' और ये Q पॉइंट जो है ये नीचे आ जाएगा, इसको हमने नाम दे दिया Q' का। अब इस P पॉइंट से इस Q' पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा, देखिए अगर हाफ रिवोल्यूशन वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, टोटल सरकमफेरेंस होती है 2πr, हाफ रिवोल्व किया है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी पाई इंटू r के इक्वल, हाफ रिवोल्यूशन के इक्वल। अब देखिए ये डिस्टेंस हमारी रेडियस r होगी, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, पहले जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट था और अब ये पॉइंट जिस पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये पॉइंट जिस पोजीशन पे पहुंच गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट पूछा गया हमसे P से P' पॉइंट तक के बीच का। अब देखिए P' से O तक का डिस्टेंस r है, तो P' से Q' का डिस्टेंस हो जाएगा 2r डायमीटर, ये 2r डिस्टेंस है, ये पाई इंटू r डिस्टेंस है, ये हमें कैलकुलेट करनी है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। इस केस में क्या होगा, P इंटू P' इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ P इंटू Q' का स्क्वायर प्लस P' इंटू Q' का स्क्वायर। बस इसमें वैल्यूज़ हमें पुट करनी है और सोल्व करना है। इज इक्वल्स टू P इंटू Q' का स्क्वायर, इसकी वैल्यू है पाई r, इसकी वैल्यू है 2r, पाई r का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर। अब यहाँ से r स्क्वायर को अगर हम बाहर लेके आएंगे स्क्वायर रूट से तो वैल्यू खाली r बचेगी, अंदर हो जाएगा पाई का स्क्वायर प्लस 4 और r की वैल्यू दी गई है 1 मीटर। जब r को 1 मीटर पुट करेंगे तो P से P' के बीच का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4। तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस में कई बार पूछा जाता है डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का रेशो बताइए कितना आएगा। इस क्वेश्चन में हमने डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट किया, ऐसे ही हम डिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उन दोनों का रेशो पूछा जाता है तो रेशो भी बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनमें से हमें बताना कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल होगा और कौन सा पॉसिबल नहीं है। देखिए फर्स्ट ग्राफ, हमारे 4 ग्राफ हैं, ये स्पीड वर्सेस टाइम है और जो नेक्स्ट ग्राफ है वो डिस्टेंस वर्सेस टाइम दिए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि किसके वर्सेस दिया गया है, टाइम वर्सेस डिस्टेंस है हमारा, यहाँ पे स्पीड और टाइम के बीच में है। देखिए पहला ग्राफ होगा, क्या ये पॉसिबल है, ये ग्राफ पॉसिबल है स्पीड वर्सेस टाइम, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी बताई थी स्पीड हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है और स्पीड की वैल्यू 0 हो सकती है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है। इसमें देखिए इसमें भी पॉसिबल है,
ये ग्राफ हमारा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस केस में स्पीड क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव स्पीड पॉसिबल नहीं है, और ये ग्राफ भी पॉसिबल होगा। मीन्स जब भी ग्राफ नेगेटिव में जाएगा स्पीड के केस में, वो ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा, अदरवाइज ग्राफ हमारे पॉसिबल है। नेक्स्ट डिस्टेंस वर्सेस टाइम है। देखिए डिस्टेंस आपको बताया था, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अब देखिए इस ग्राफ के बारे में, ये ग्राफ हमारा पॉसिबल है क्योंकि या तो डिस्टेंस इसमें पॉजिटिव होगी या फिर कांस्टेंट। अब कांस्टेंट भी कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू ही देगा हमें, तो ये ग्राफ पॉसिबल होगा। ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, इसमें भी डिस्टेंस जीरो चली गई है, और फोर्थ ग्राफ में डिस्टेंस नेगेटिव है, तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। तो इन चारों ग्राफ में से सेकंड वाला ग्राफ हमारा पॉसिबल होगा, और स्पीड में हमारे ऊपर वाले 3 ग्राफ पॉसिबल होंगे, ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर हम इस ग्राफ की बात करें, ये ग्राफ अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम दिया होता, तो आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, तो ये ग्राफ हमारा राइट हो जाता है इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो ऐसे ही आप सभी ग्राफ्स को डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम करके भी देख सकते हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सभी वैल्यूज़ देता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, पहले हमने सिंपली स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिफरेंस बताया आपको, उसके बाद हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात की। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। इंस्टेंटेनियस के अंदर देखिए इंस्टेंट के ऊपर जो स्पीड होगी उसको हम इंस्टेंटेनियस बोल रहे हैं। मीन्स अगर कोई बॉडी वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करती है, फॉर एग्जाम्पल कोई बस है जो वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करती है, और हमसे ये पूछा गया है कि एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसकी स्पीड कितनी होगी। उस इंस्टेंट ऑफ टाइम की जब हम बात करते हैं तो वो स्पीड हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाती है। मीन्स इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जब कोई बॉडी वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करती है। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे पास, देखिए सिंपली एवरेज स्पीड बताया था आपको, एवरेज स्पीड था हमारे पास टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी से, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं एवरेज को। बट इंस्टेंटेनियस स्पीड के केस में इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लिखते हैं लिमिट टाइम टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, क्योंकि इंस्टेंटेनियस में हम टाइम की बात करते हैं एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि उस इंस्टेंट पे स्पीड कितनी होगी। देखिए अगर कोई बस वेरिएबल स्पीड से मूव करती है और हम बात करें किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, अगर ये 0 टाइम से चली, इसमें 30 मिनट तक का टाइम हुआ, इसमें से कोई भी बीच का एक इंस्टेंट हम उठा रहे हैं, उस इंस्टेंट पे स्पीड की वैल्यू हम पूछ रहे हैं। मान लिया हम बात करें 21 मिनट जब हुई है, इस पे स्पीड कितनी होगी, 21 मिनट 5 सेकंड पे स्पीड कितनी होगी। एक इंस्टेंट पे अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी, या इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स डिवाइडेड बाय डी टी। यहाँ पे dt एक इंस्टेंटेनियस टाइम को रिप्रेजेंट करता है, एक स्मॉल टाइम को रिप्रेजेंट करता है कि एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इज ऑल्सो स्मॉल रिप्रेजेंटेड बाय dx हमारी स्मॉल डिस्टेंस होगी इन स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम dt, सो dx डिवाइड बाय dt इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। ऐसे ही हमारा रिजल्ट आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर कोई बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करती है, देखिए स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस सिर्फ डायरेक्शन का होता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर कोई बॉडी
वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करती है और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसकी वेलोसिटी की बात करें तो वो वेलोसिटी हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। उसके लिए भी मैथमेटिकल रिजल्ट हमारा ऐसे ही रहेगा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, बस उसमें डी एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगा एज कंपेयर टू डिस्टेंस। जब हम स्पीड की बात करते हैं तो डी एक्स स्मॉल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे डी एक्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एट एनी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज डी एक्स, सो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बाय स्मॉल टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी तो डायरेक्शन कौन सी होती है, कैसे हमें पता चलेगा कि डायरेक्शन क्या होगी। मान लिया कोई भी पाथ है और हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डायरेक्शन को बताना है। डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ, जो पाथ होता है उस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट हमें डायरेक्शन देती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट करना है, नोट में लिख लेना इन पॉइंट्स को। इंस्टेंटेनियस velocity is equals to the instantaneous speed magnitude. Magnitude of instantaneous velocity is equals to the magnitude of instantaneous speed. इसको नोट कर लेना। अगर हम बात करते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की तो उस केस में ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल होंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड may or may not equal to एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो कंडीशंस भी आपको बताई थी कि कब होगा। बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैग्नीट्यूड हमेशा एक दूसरे के इक्वल होगा। एक और केस आपको बता रहे हैं, ये तीनों आप नोट कर लेना, नोट में लिखने हैं तीनों पॉइंट्स। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस स्पीड, बट कब होगी, कंडीशन है जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल करती है। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है उस केस में उस बॉडी की एवरेज स्पीड उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल हो जाएगी। तीनों ही पॉइंट्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। सेकंड में मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी होगा एवरेज वेलोसिटी के। थर्ड में एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड एक दूसरे के इक्वल होंगी, बट कंडीशन है कि वो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करनी चाहिए। तो ये तीन केसेस हमने पढ़े हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस से रिलेटेड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड काइनेमेटिक इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे।